Hey, good evening everyone. So, again we are back with the series of Headshot with Tort, that is a series of Law of Torts. And in this video we will discuss the essentials of torts, that are basically two. And this is our second video of this series. We have already made the first, in which we discussed the definitions and the basic concepts of Law of Torts. And here in this video we will discuss the essentials. So without wasting your time, let's get started. Yeah, essentials of torts. As I told you, they are basically two in number. The very first is defendants must have done some act or omission. हमने पढ़ा था कि टॉर्ट क्या होता है. टॉर्ट बेसिकली सिविल रॉन्ग है जो कि ना ही एक कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच है, ना ही एक ट्रस्ट का ब्रीच है. ठीक है, ये एक सिविल रॉन्ग है जिसकी रेमेडी होती है द अनलिक्विडेटेड डैमेजेस. राइट, दिस वी हैव डिस्कस इन द फर्स्ट वन. एंड आई रिकमेंड कि बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो यू शुड गो थ्रू दैट, तभी आपको ये जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं तो आपको अच्छे समझ में आएगा. ठीक है, सो डिफेंडेंट्स मस्ट हैव डन सम एक्ट और ओमिशन. कि टॉर्ट तभी कमिट हो सकता है या टॉर्ट पे हम एक्शन तभी ले सकते हैं कि या तो एक जो डिफेंडेंट है, मतलब जिसने जो रॉन्ग डूअर है, उसने कुछ ऐसा एक्ट किया है जिससे टॉर्ट कमिट हुआ है, या फिर कुछ ऐसा एक्ट नहीं किया है. दो बातें हैं यहाँ पे, ध्यान सुनिए. कि एक बात तो ये कि उसने कोई ऐसा काम किया है जिस वजह से एक्शन लिया जा सके, या दूसरा उसने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो कि उसकी मॉरल या उसका ऑब्लिगेशन था, उसका लीगल ऑब्लिगेशन था, लीगल ड्यूटी था कि उसको वो करना था, बट इन स्पाइट ऑफ दैट ही ओमिटेड दैट लीगल ड्यूटी. सो हियर the plaintiff can take the action against the defendant. So this is the very first essential for claiming the case against in term of tort. Right, now second is such an action or omission should violate a legal right vested in the plaintiff, that is it should result in legal damages, that is cause injury. It means कि अगर कोई एक्ट उसने किया है डिफेंडेंट ने, तो उस एक्ट में या उस ओमिशन में उसने प्लेंटिफ के लीगल राइट को इन्फ्रिंज किया है या प्लेंटिफ के लीगल राइट्स को वायलेट किया है. व्हाट डज इट मीन? कि प्लेंटिफ यानी कि जो कि इनोसेंट पार्टी थी या जो इंजर्ड पार्टी थी, उसके जो लीगल ड्यूटीज थी, उसके जो लीगल राइट्स थे, उसके खुद के जो लीगल राइट्स थे, उन्हें इन्फ्रिंज किया, उन्हें ब्रीच किया, उन्हें तोड़ दिया, उनको वायलेट किया अगर डिफेंडेंट ने किसी भी एक्ट या किसी भी ओमिशन के थ्रू, then he can be held liable under the law of tort. Right, so these are the basic two essentials of the torts. Now we will discuss this all in the detail along with the certain examples. Right, so the very first is act or omission. A person can be held liable for a tort if he either does an act which is prohibited by law to do, or if he voluntarily fails to perform an act which he is legally bound to do. ये क्या कह रहे हैं कि अगर कोई एक पर्सन टॉर्ट के अंदर तभी लायबल होता है अगर यहाँ पे दो कंडीशंस प्रिवेल करती हैं. द वेरी फर्स्ट इज कि ही डज एन एक्ट विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ टू डू, कि वो पर्सन वो काम कर रहा है, ऐसा काम कर रहा है जिसको लॉ ने मना किया है, जिसको लॉ ने प्रोहिबिट किया है परफॉर्म करने के लिए. ठीक है, या फिर ही वॉलंटरीली फेल्स टू डू परफॉर्म एन एक्ट विच ही इज़ लीगली बाउंड टू डू, या फिर वो ऐसा कोई एक्ट करने में फेल हो जाता है या वो ऐसा कोई एक्ट परफॉर्म नहीं कर पाता है जिसको करने के लिए वो लीगली बाउंड था. तो ऐसे केसेस में जो प्लेंटिफ होता है, जो इंजर्ड पार्टी होती है, वो उस पर्सन के अगेंस्ट टॉर्ट के अंदर केस फाइल कर सकती है. क्लियर? नाउ एवरी एक्ट और ओमिशन डज नॉट अमाउंट टू अ टॉर्ट. यहाँ पे कंडीशन है कि हर तरह का एक्ट और हर तरह का ओमिशन टॉर्ट के अंदर नहीं आता है. सच एन एक्ट और ओमिशन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ, दैट इज देयर शुड बी द लीगल ड्यूटी टू एक्ट और लीगल प्रोहिबिशन टू ओमिट टू एक्ट. यहाँ बोल रहे हैं कि वही एक्ट और वही ओमिशन रिकॉग्नाइज किया जाएगा टॉर्ट के अंदर जो कि प्रोटेक्टेड बाय लॉ हो, कि वो जहाँ पे मतलब साफ सीधी बात कि जहाँ पे लीगल इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है प्लेंटिफ के राइट्स का, वही एक्ट और वही ओमिशन टॉर्ट के अंदर कवर किया जाएगा. उसके अलावा किसी भी प्रकार का एक्ट या ओमिशन अंडर टॉर्ट्स अमाउंटेड नहीं होगा. क्लियर? एंड there cannot be the liability for a moral or social wrong. कि legal wrong है तो liable होगा,
लीगल ड्यूटी इन्फ्रिंज है तो लाइबल होगा, लेकिन अगर कोई मॉरल या सोशल रॉन्ग अगर एक पर्सन कमिट करता है सोसाइटी के अंदर, सो फॉर दैट ही कैन नॉट बी लाइबल अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट। हो सकता है किसी और लॉज के अंदर उसको हम गलत ठहराएं या उसके अगेंस्ट हम एक्शन ले सकें, लेकिन अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर हम एक पर्सन को लाइबल नहीं ठहरा सकते हैं। क्लियर? ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे हमें चीज़ें और क्लियर होंगी। दीज आर द साइड नोट्स विच आई हैव प्रिपेयर्ड। सो पहले बात करते हैं कि एक्ट और ओमिशन में एक्ट्स आता है कि ऐसे क्या एक्ट्स हो सकते हैं जो कि टॉर्ट के अंदर आए। ठीक है, मतलब जो उसने ऐसा कर दिया जिससे एक पर्सन का या एक पार्टी का जो लीगल राइट्स है वो इन्फ्रिंज हो रहा है। सो हियर द वेरी फर्स्ट इज ट्रेस पासिंग। बहुत ही कॉमन टर्म है लॉ की, लीगल सिस्टम की, हम सब ने पढ़ी होगी। अगर कोई पर्सन आपकी प्रॉपर्टी में, आपके घर में घुस जाता है बिना आपकी परमिशन के, ठीक है, बिना आपकी परमिशन के, ठीक है, वो आपकी प्रॉपर्टी में घुस रहा है, आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस रहा है, तो वहीं फ्रॉम द वेरी मोमेंट ही एंटर्स इनटू योर प्रेमाइसेस ही इज लायबल फॉर द ट्रेसपास एंड दैट इज कवर्ड अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स। क्लियर? क्योंकि इसका एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन आपके घर के अंदर एक बड़ा सा गार्डन है, राइट, उसमें बड़ी अच्छी आपने फ्लावर्स वगैरह, क्या नाम है, उसको पूरा ग्रीनरी कर रखी है, बड़े अच्छे अच्छे प्लांट्स वहाँ पे आपने प्लांट कर रखे हैं अपने गार्डन के अंदर। और वो आदमी ऐसे ही नॉर्मली जा रहा था सड़क पर और आपका घर दिखा, बड़ा अच्छे फूल, पूरी बगिया आपने लगा रखी है, तो वो जेन्युइनली ही, उसका कोई नेगेटिव उसमें वहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं था कि आपके घर में आके चोरी करनी है या कुछ और आपको डैमेज प्रोवाइड करना है, लेकिन वो कैजुअली बस आपकी ग्रीनरी देखने के लिए घर में आता है। सो फ्रॉम द वेरी मोमेंट ही एंटर्स इनटू योर प्रीमाइसेस, जैसे ही उसने कदम रखा, ही इज लायबल फॉर द ट्रेसपास, नो मैटर वेदर हिज इंटेंशन वॉज गुड, हिज इंटेंशन वॉज बैड, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? दिस वॉज अ वेरी फर्स्ट एक्ट के अंदर ही हम बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, डिफेमेशन। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, कि अगर आपने पब्लिकली, मैं बोल रही हूँ पब्लिकली, 3 से 4 लोगों के सामने किसी पर्सन को डिफेम कर दिया, उसको गलत बोल दिया, उसको जिससे उसकी जो डिग्निटी थी, उसकी जो रिस्पेक्ट थी सोसाइटी के अंदर, या उसका जो कंफर्ट था, हेल्थ था, किसी के भी अगेंस्ट आपने कुछ गलत बोल दिया, ठीक है, तो उससे उस पर्सन की लीगल इंजरी हो रही। लीगल इंजरी कैसे? कि उसकी रिस्पेक्ट, उसकी डिग्निटी जो है वो उसका लीगल राइट है सोसाइटी के अंदर, और आप पब्लिकली अगर उसको डिफेम कर रहे हो, कंडीशन ये है कि अगर आप फेयर कमेंट नहीं कर रहे हो या फिर आप क्या नाम है, गलत बोल रहे हो, तो ऐसे में यू विल बी हेल्ड लायबल, इवन दो आपकी इंटेंशन अच्छी हो। इंटेंशन डजंट मैटर अंडर द डिफेमेशन। क्लियर? वन मोर एग्जाम्पल, इफ यू रॉन्गफुली डिटेन्स अनदर पर्सन, कि आपको पकड़ना किसी को था, आप पकड़ किसी को लेते हो, मतलब आपको ये पता चलता है कि एक पर्सन ने कुछ गलत काम किया है, तो आप उसकी सर्च में आप एक गलत पर्सन को पकड़ लेते हो, उसको बंदी बना लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप टॉर्ट के अंदर आएंगे। आप ये नहीं कह सकते कि भाई हम तो गुड फेथ के लिए काम कर रहे थे। गुड फेथ डजंट मैटर हियर यू डिड अ रॉन्गफुल एक्ट जिससे एक पर्टिकुलर पर्सन के लीगल राइट्स, लीगल जो उसकी राइट्स थे सोसाइटी के अंदर, वो इन्फ्रिंज हो रहे हैं, सो आप लायबल होंगे। इट्स क्लियर कट। क्लियर? नाउ सेकेंड कम्स अंडर ओमिशन। अभी हमने बात किया कि 2 होती हैं, एक तो कि आपने कोई ऐसा एक्ट किया, दूसरा आपने कोई ऐसा ड्यूटी नहीं की, ऐसी कोई लीगल ड्यूटी परफॉर्म नहीं की जिसके लिए आप बाउंड थे सोसाइटी में परफॉर्म करने के लिए, तो भी आप टॉर्ट के अंदर लायबल होंगे। इसके भी कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। Very first is, if a corporation which maintains a public park fails to put proper fencing to keep the children away from a poisonous tree, and child plucks and eats the fruits of the poisonous tree and dies, the corporation would be held liable for such omission. इसका ये है कि एक जो हमारी म्यूनिसिपल, अगर हम एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं, ठीक है, और उसमें एक कॉरपोरेशन जो होती है, जो सब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, जो हमारी रोड्स वगैरह या पार्क्स वगैरह को उनकी मेंटेनेंस को डील करती है, राइट। तो देयर वाज अ पब्लिक पार्क, एक पब्लिक पार्क था जिसको कॉरपोरेशन मेंटेन कर रही थी, ठीक है। तो वहाँ पर जो है कुछ पॉइजनस ट्रीज उगे हुए थे, ठीक है, जिसको अगर हम खा लेते हैं या जिसको हम अगर टच कर लेते हैं तो हमारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर बच्चे खेलने आते थे। कॉरपोरेशन की गलती ये थी कि उसने वहाँ पे फेंसिंग नहीं लगाई थी प्रॉपर तरीके से उन ट्रीज के अराउंड, या उसने ऐसा कोई होर्डिंग या बोर्ड्स नहीं लगाए थे कि दीज आर द पॉइजनस ट्री, यू शुड नॉट टच देम, यू शुड नॉट प्लग देम, ऐसा कुछ नहीं किया था। कोई मतलब मेजर्स, सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए गए थे, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ, एक दिन एक बच्चे ने वो तोड़ा और वो फल खा लिया,
और खाकर वो मर गया. रीजन बिहाइंड, क्योंकि वो पॉइजनस ट्री था और उसका फ्रूट भी पॉइजनस था. सो हेयर द कॉर्पोरेशन वुड बी हेल्ड लायबल अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट्स. अब पूछेंगे क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है कि हम बात करें कि उस कॉर्पोरेशन की जो लीगल ड्यूटी थी, उस लीगल ड्यूटी को कॉर्पोरेशन ने ओमिट किया, मतलब उसको परफॉर्म ही नहीं किया. ही डिडंट परफॉर्म दैट ड्यूटी. सो हियर ही विल बी हेल्ड लायबल अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट्स. क्लियर? There's one more example. If the municipal corporation having the control of a clock tower, ये बहुत अच्छा और बहुत पुराना सा एक केस है, ये केस लॉ है. तो having a control of clock tower in the heart of the city does not captain proper repairs and the falling of the same results in the death of a number of persons, the corporation will be liable for its omission to take care in the matter. ये दिल्ली का केस है. इसमें क्या हुआ था कि जो एक हमारी जो हार्ट सिटी के अंदर जो मेन हार्ट होता है उसमें एक काफ़ी बड़ा सा घंटा घर था, सिटी क्लॉक टावर था. और वहाँ पर क्या नाम है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की गलती थी यहाँ पे कि उन्होंने कई सालों से उसमें कोई रिपेयरिंग नहीं की, देखा नहीं कि उसके स्क्रूज लूज हो चुके हैं क्या है. और एक दिन, वही मैंने बोला कि हार्ट ऑफ सिटी में था, भीड़ रहती थी वहाँ पे हमेशा, और एक दिन अचानक वहाँ उसके स्क्रूज लूज हो गए और वो पूरा का पूरा टावर गिर गया, और गिरने से काफ़ी लोगों की डेथ हो गई. तो यहाँ पे गलती किसकी है? इट्स क्लियर कट हियर कि कॉर्पोरेशन विल बी हेल्ड लायबल. भाई कॉर्पोरेशन ने अपना काम नहीं किया, उसको डेली उसके रेगुलर बेसिस पे चेक करना चाहिए था, मेंटेन करना चाहिए था कि वहाँ पे सब कुछ प्रॉपर है या नहीं, वहाँ पे क्लॉक उसकी रिपेयरिंग्स हो रही हैं नहीं हो रही हैं. तो यहाँ पे ओमिशन था एंड द कॉर्पोरेशन विल बी हेल्ड लायबल अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट्स. क्लियर? चलिए, अब हमने बात की थी कि देयर कैन नॉट बी द लायबिलिटी फॉर अ मॉरल और सोशल रॉन्ग, कि अगर कोई पर्सन मॉरल रॉन्ग करता है या कोई सोशल रॉन्ग करता है तो वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर नहीं आता है. इसका एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल इज दैट इफ समबडी फेल्स टू हेल्प अ स्टार्विंग मैन और फेल्स टू सेव अ ड्राउनिंग चाइल्ड, it is only a moral wrong and therefore no liability can arise for that unless it can be proved that there was a legal duty to help that starving man or save the drowning child. आप किसी मंदिर में जाते हैं, है ना, मंदिर में जाते हैं आप, वहाँ पे काफ़ी बेगर्स होते हैं, भिखारी लोग होते हैं. तो अगर आप उनकी मदद नहीं करते हैं या अगर आप उनको खाना नहीं देते हैं तो क्या आप लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर लायबल होंगे? या फिर आप सड़क पर जा रहे हैं, आपको दिखता है कि एक भूखा आदमी है और आपने देख लिया कि उसको भूख लग रही है, इन स्पाइट ऑफ दैट आप उसको खाना नहीं दे रहे हैं, उसको फीड नहीं करा रहे हैं. सो विल यू बी हेल्ड लायबल फॉर द लॉ ऑफ टॉर्ट्स? Answer is no. This is your moral duty, this is your social duty, and these moral and social duty does not covers under the law of torts. एंड सिमिलरली अगर आप किसी वाटर एरिया में, किसी पॉन्ड में या किसी पूल में या किसी रिवर में आप एक बच्चे को डूबता हुआ देखते हैं और अगर आप उसे नहीं बचाते हैं तो क्या वो भी लायबल होगा? नहीं, वो भी लायबल नहीं होगा, क्योंकि किसी बच्चे को बचाना या किसी भूखे को हेल्प करना ये आपकी मॉरल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है. और अगर आप ये नहीं कर रहे तो वो मॉरल रॉन्ग्स हैं, एंड मॉरल रॉन्ग्स जो हैं वो उसके लिए आप लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर लायबल नहीं होते हैं जब तक आपकी लीगल ड्यूटी ना हो जाए. अगर आप लीगली बॉन्ड ना हो जाओ कि आपको स्टार्विंग मैन को या आपको ड्राउनिंग चाइल्ड को सेव करना है, तब तक आप लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर लायबल नहीं होंगे. क्लियर? आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट्स. नाउ सेकेंड इज द लीगल डैमेज. एक्ट और ओमिशन हमने अच्छे से पढ़ लिया, एग्जाम्पल्स देख लिए. अभी आता है सेकेंड हमारा इसका एसेंशियल लीगल डैमेज. सो द डैमेजेस एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम डैमेज, ये हम फर्स्ट अपने सेशन में भी कवर किया था कि जो डैमेजेस है और जो डैमेज है दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. इन्हें आप एक साथ एक दूसरे से कंफ्यूज ना करें. डैमेज सिंपली मीन्स damages simply means a compensation claimed by the injured party and which is awarded by the courts. Damages क्या है? Damages simply ये है कि compensation जो इंजर्ड पार्टी, जो अगर प्लेंटिफ को कोई भी लॉस सफ़र हो रहा है तो जो कोर्ट है वो प्लेंटिफ को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी एज अ कंपनसेशन पे करती है. दैट इज़ व्हाट कॉल्ड द डैमेजेस. ठीक है. और हमारा अच्छा आज का क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ द क्वेश्चन? आज की वीडियो क्वेश्चन है कि हमारा जो लॉ ऑफ टॉर्ट है उसमें जो डैमेजेस मिलते हैं वो लिक्विडेटेड होते हैं या अनलिक्विडेटेड. I have already covered this point in the previous video, so you just give me its answer in the comment section. Alright, so damages क्या बोला हमने कि compensation which is paid या which is provided to the injured party and awarded by the courts.
अब डैमेज क्या होता है? डैमेज तो हम लोग आम जिंदगी में अपना इस्तेमाल करते हैं, ये वो शब्द है। डैमेज इज यूज इन द ऑर्डिनरी सेंस ऑफ इंजरी और लॉस और डिप्राइवेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सम काइंड। डैमेज क्या है कि हमारी पर्सनल इंजरी हो जाना, हमारा लॉस हो जाना किसी चीज़ में, हमें हार्म पहुंच जाना, दैट इज ऑल द डैमेज दैट वी यूज इन अ डेली लैंग्वेज, राइट? सो या हियर legal damage. So to be successful in an action for tort, the plaintiff has to prove that there has been a legal damage caused to him. वही चीज़ है कि अगर आपको लॉ ऑफ टॉर्ट को प्रूफ, अगर आपको लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर कोई एक्शन लेना है वाकई में कि एक पर्टिकुलर पर्सन के अंदर, तो अगेंस्ट तो आपको ये प्रूफ करना होगा, और ये प्रूफ करना होगा प्लेंटिफ को प्रूफ करना होगा कि मुझे लीगल डैमेज हुआ है। भले ही मुझे कोई वैसी डैमेज ना हुआ हो, मेरा कोई लॉस नहीं हुआ है, लेकिन मेरे जो लीगल राइट्स थे वो इन्फ्रिंज किए हैं सामने वाली पार्टी ने। ये आपको प्रूफ करना होगा अगर आपको लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर कोई भी एक्शन क्लेम करना है देन, ठीक है? सो इट सिंपली मीन्स द वायलेशन ऑफ लीगल राइट वेस्टेड इन द प्लेंटिफ। वही बात है कि प्लेंटिफ के पास जो लीगल राइट्स हैं उनका वायलेशन किया है सामने वाली पार्टी ने, मतलब द रॉन्ग डूअर, दैट इज द डिफेंडेंट, राइट? एंड दिस इज एक्सप्रेस्ड बाय द मैक्सिम, दिस वेरी इंपॉर्टेंट मैक्सिम, इंजुरिया सिने डैमनो, मीन्स इंजरी विदाउट डैमेज। जो हमारे लॉ ऑफ टॉर्ट है वो इंजरी विदाउट डैमेज को फॉलो करती है, मतलब लीगल इंजरी शुड बी देयर, डैमेज नहीं हुआ है, मतलब हमें कोई मॉनेटरी लॉस नहीं हुआ, हमारी कोई प्रॉपर्टी को लॉस नहीं हुआ, लेकिन हमारी लीगल राइट्स को लॉस हुआ है, उनका वायलेशन हुआ है। सो दिस लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज एक्सप्रेस्ड बाय दिस मैक्सिम ऑफ इंजुरिया सिने डैमनो। इसकी एक ऑपोजिट मैक्सिम भी होती है, दैट इज व्हाट? आप लोग इसको कमेंट में बताइए, ठीक है? तो हम ये दोनों मैक्सिम्स को डिटेल में एक्सप्लेनेशन विद देयर डिफरेंट केस लॉज, जो इंपॉर्टेंट लीडिंग केस लॉज हैं, उनका डिस्कशन हम लोग अपनी आगे की 2 वीडियोस में करेंगे। दोनों मैक्सिम्स को अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो ओवरऑल वी आर डन विद बोथ द एसेंशियल्स। ऑल सिविल इंजरीज आर नॉट टॉर्ट। वही चीज, ऑल्दो अ टॉर्ट इज एसेंशियली अ सिविल इंजरी, ऑल सिविल इंजरी आर नॉट टॉर्ट. Whether a civil wrong is a tort or not has to determine through the process of elimination. ये हमने पहले पढ़ा था कि सिविल रॉन्ग्स आर वेरियस। सिविल रॉन्ग्स के अंदर हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी आ जाता है, ट्रस्ट भी आ जाता है, तो हर सिविल इंजरीज टॉर्ट नहीं होती है, ठीक है? कोई एक पर्टिकुलर सिविल रॉन्ग टॉर्ट है या नहीं, इसको पता लगाने का, इसको डिटरमाइन करने का एक प्रोसेस होता है, दैट इज अ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। इसमें वही हमने पढ़ा था कि पहले आपको ये प्रूव करना है कि जो एक पर्टिकुलर रॉन्ग है वो सिविल है या क्रिमिनल है। अब सिविल और क्रिमिनल पता चल गया, तो अब हमें ये पता करना है कि सिविल में बहुत सारी कैटेगरीज हैं, तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी में हमारा टॉर्ट कौन सा है। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। हियर देयर इज वन ऑफ एन एग्जांपल, ए लीव्स हिज कार विद बी फॉर सेफ कस्टडी फॉर अ फ्यू डेज एंड बी लीव्स द कार अनलॉक्ड ऑन द रोड टू बी स्टोलन। क्या था कि ए ने अपनी जो कार है वो बी को दे दी सेफ कस्टडी के लिए, कि भाई मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, आप मेरी इस कार का ख्याल रखिएगा, 1 हफ्ते बाद आके मैं अपनी कार आपसे वापस ले लूँगा। अपने मतलब उसने एक म्यूचुअल अपनी बॉन्डिंग देख के अपने नेबर को वो दे दी कार, ठीक है, सेफ कस्टडी में। लेकिन बी ने क्या किया, बी ने वो कार अनलॉक ही छोड़ दी रोड पे, और जो कि चोरी हो गई। भाई खुली चीज़ कौन छोड़ता है, हैं? तो वही चीज़ है कि बीज एक्ट अमाउंट टू 2 रॉन्ग्स। यहाँ पे अब 2 गलतियाँ हुई। देखिए यहाँ पे हमारे 2 तरह के लॉस क्रिएट हो रहे हैं। द वेरी फर्स्ट इज कि आपने जैसे ही अपना प्रॉपर्टी है, अपनी जो आपका जो कार है वो आपने सेकंड पार्टी को दी रखने के लिए सेफ कस्टडी में, तो आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया अपने और उस पार्टी के बीच में, दैट इज व्हाट कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? और दूसरा क्या है कि अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ब्रीच हो रहा है। ब्रीच कैसे कि जैसे बेलमेंट का एक ड्यूटी होती है कि जिसको आप सामान रखने को दे रहे हो वो उस सामान का ऐसे ख्याल रखे जैसे वो उसका खुद का सामान है, और यहाँ पे आपके फ्रेंड ने, आपके नेबर ने आपकी कार का अच्छे से ख्याल नहीं रखा, सो ही समहाउ डिड द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ बेलमेंट। एंड दूसरी चीज़ उसकी नेग्लिजेंस है यहाँ पे, कि उसने रोड पर कार अनलॉक छोड़ दी, है ना? तो यहाँ पे हमारा हो रहा है नेग्लिजेंस, एंड नेग्लिजेंस कम्स अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट्स। सो हियर 2 wrongs आर बीइंग कमिटेड, द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ बेलमेंट एंड द ब्रीच ऑफ द टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस। तो यहाँ पे हमारे साफ साफ 2 तरह के सिविल रॉन्ग्स यहाँ मेंशन हो रहे हैं, और इसमें से फिर हमें टॉर्ट को पहचानना ईजी हो जाता है, ठीक है? So we are completely done with the essentials of law of torts, act or omission, and the legal damage. For any query, any doubt, you just write down in the comment section. I'll provide the answer of your each and every question there only.
And do share the videos, do like the video if you really liked it, do subscribe the channel if you're a new viewer of our channel. And be tuned, we will be back soon with the next video along with a legal history video as well, and the dots also. So thank you again, bye bye, have a nice day.